Okay, students, so we stopped at a question of RFA in the last session. Now, starting from where we left. I hope the screen is visible. This is the question. पिछली क्लास में हमने पिछले सेशन में हमने ये क्वेश्चन किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन कह रहा है एक्स इज वर्किंग एज ब्रांच मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड और उसकी इनकम, उसके सैलरी के जो पर्टिकुलर्स थे प्रीवियस ईयर 2019-20 के, वो फॉलोइंग है. सैलरी दी गई है उनकी 10,000 रुपए पर मंथ है. बोनस है 19,200 रुपए. ये पर मंथ नहीं है, बोनस एनुअल होता है हमेशा. कन्वेयंस अलाउंस जो है 14,000 है, पर मंथ नहीं दिया है, इसका मतलब ये भी एनुअल है. और साथ में लिखा हुआ है 70% स्पेंट ऑन ड्यूटी. नाउ आई वुड वांट टू रिमाइंड यू ऑल, जब हम कन्वेयंस कर रहे थे तो कन्वेयंस अलाउंस, जब हम अलाउंसेस कर रहे थे तो कन्वेयंस अलाउंस हमने किस हेड में पढ़ा था? हमने पढ़ा था अलाउंसेस फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के उस हेड में जहां रिसीव्ड और स्पेंट विच एवर इज लेस एग्जेम्प्ट होता है. सो यहाँ पर रिसीव्ड है इनको 14,000, एग्जेम्प्ट कितना होगा? या तो 14,000 जो रिसीव्ड है या फिर 70% ऑफ 14,000 विच इज स्पेंट. मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, ये हमने उस हेड में पढ़ा था अलाउंसेस के विच आर फुल्ली टैक्सेबल. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, माइंड यू क्या है यहाँ पर? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. और हमें निकालना क्या है? लास्ट लाइन में देखो, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ आरएफए टू बी इंक्लूडेड इन द सैलरी इनकम ऑफ एक्स. अब जब हमें आरएफए निकालना है तो हमने आरएफए के कैलकुलेशन ऑफ सैलरी के नोट में पढ़ा था नीचे कि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ और इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज टू पीएफ, ये दोनों ऐसी चीजें, या फिर किसी भी परक्विजिट की वैल्यू, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो कि सैलरी कैलकुलेट करने में आरएफए के लिए यूज नहीं होती हैं. तो कीपिंग दैट इन माइंड will not include this element in the calculation of salary. नेक्स्ट दिया हुआ है, इज बीन प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इन मेरठ. पिछले क्वेश्चन में हमने जो पढ़ा था उसमें था कि एकोमोडेशन जो है दैट्स नॉट ओन्ड बाय द कंपनी. यहाँ पर एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द कंपनी, और वो एकोमोडेशन जो है वो दी गई है मेरठ में, जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 10 से 25 लाख के बीच में है. तो जब ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर होता है तो हम कैसे निकालते हैं? पॉपुलेशन के बेसिस पर निकालते हैं. पॉपुलेशन 25 से ऊपर है तो 15%, 10 से 25 के बीच में है तो 10%, और 10 लाख से भी नीचे है तो 7.5% ऑफ सैलरी. सो यहाँ पर क्या होगा? इट वुड बी 10% ऑफ द सैलरी. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं. लेट्स कनेक्ट द राइटिंग पैड. आप लोग भी साथ में सॉल्व करते रहिएगा. Now, these are the particulars. Sorry. These are the particulars जो क्वेश्चन पढ़ते वक्त नोट डाउन किया था मैंने. इसके बेसिस पे अब सॉल्व करते हैं. निकालना है हमें आरएफए, और ये घर जो है ये मेरठ में है एंड इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एंड इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर. सो व्हेन द हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर वी नो. अच्छा, यहाँ पे कुछ भी फर्निशिंग के बारे में नहीं दिया गया है. फर्निशिंग के बारे में नहीं दिया है तो हम मानेंगे नहीं है, विल अज्यूम इट टू बी निल. और जो हम 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर या फिर एक्चुअल हायर चार्जेस लेते थे उसका यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. तो यहाँ पर डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस वुड कम आउट टू बी द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन. सो वी नो दैट इट वुड बी taxable RFA in this question would be 10% of the salary. 10% कहाँ से आया? On the basis of population.
on the basis of population. So 10% of salary. अब सैलरी क्या है वो तो निकालना पड़ेगा, वो जाएगा हमारा वर्किंग नोट के पार्ट में. Computation of salary for RFA. कितनी होगी? RFA के लिए हम सारी चीजें लेते हैं एक्सेप्ट एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ पे इंटरेस्ट और परक्विजिट्स की वैल्यू. तो बेसिक दे रखी है क्वेश्चन में मुझे 10,000 रुपए हर महीने. 10,000 रुपए हर महीने तो पूरे साल का हो गया 1,20,000. बोनस दिया हुआ है पूरे साल का 19,200. तो वो डायरेक्टली लिख देंगे बोनस 19,200. कन्वेयंस अलाउंस दे रखा था मेरे को 14,000 जिसका 70% हैज बीन स्पेंट. 70% हैज बीन स्पेंट. सो इसका टैक्सेबल पोर्शन कितना होगा? 14,000 इज द रिसीव्ड अमाउंट लेस एग्जेम्प्ट. एग्जेम्प्ट क्या होता था? रिसीव्ड और स्पेंट विच एवर इज लेस. अब 100% स्पेंड तो हुआ नहीं है, 70% हुआ है, यानी वही होगा लीस्ट और वही होगा एग्जेम्प्ट. सो 70% ऑफ 14,000 वुड कम आउट टू बी 9,800. दिस इज द एग्जेम्प्ट वैल्यू. ये कहाँ से आई? ये वैल्यू कहाँ से आई? ये वैल्यू है स्पेंट वैल्यू. और रूल क्या था? रूल कहता था एग्जेम्प्ट इज इक्वल टू, ये स्पेंट भी है और ये एग्जेम्प्ट भी है. यही वैल्यू इनकी एग्जेम्प्ट भी है और स्पेंट भी है, क्योंकि रूल कहता था एग्जेम्प्ट वुड बी रिसीव्ड और स्पेंट विच एवर इज लेस. सो गोइंग बाय दिस रूल हमारा स्पेंट इज इक्वल टू एग्जेम्प्ट आ रहा है विच इज 9,800. सो इसका टैक्सेबल पोर्शन होगा 4,200 रुपए. कन्वेंस अलाउंस के बाद नेक्स्ट था मेडिकल अलाउंस. मेडिकल अलाउंस दिया हुआ था 500 रुपए पर मंथ. सो पूरे साल का हो जाएगा मेरा 6,000. बस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इग्नोर करते हैं, नहीं लेते हैं फॉर कंप्यूटिंग सैलरी फॉर RFA. सारी बाकी की चीज़ें हमने ले ली. तो हमारे सैलरी का वैल्यू आ रहा है सैलरी फॉर RFA आ रहा है हमारा, इन सबको ऐड कर देंगे 1,20,000 प्लस 19,200 प्लस 4,200 प्लस 6,000. It would come out to be 1,49,400. अब ये जो 1,49,400 है इसका 10% लेना है हमें. ये कहाँ से आया? ये आया हमारा वर्किंग नोट 1 से, यानी कि 14,940 रुपए would be the taxable RFA. 14,940 रुपए would be the taxable RFA. That is it. यही है आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन. वापस चलते हैं अपने स्लाइड पे. RFA के ना मैंने बस यही 2 क्वेश्चन दिए थे बच्चों. रीजन क्या है? RFA कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं. पहला गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग. अब इसका क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अगर क्वेश्चन आपको आता भी है ना एग्जाम में, जिसके आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि इतना इजी हो जाता है ये कि क्या पूछा जाए आपसे. इसमें ना आपके ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है कि 1,000 रुपए या 1,200 रुपए पर मंथ जो है वो लाइसेंस रूल्स के हिसाब से उस घर की वैल्यू है. तो 1,000 रुपए या 1,200 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 12 आप कर लेंगे, वो आ गया आपका टैक्सेबल RFA. ना कोई रूल है ना कुछ याद करना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया रहेगा, तो इसलिए इसका कोई एग्जाम्पल मैंने नहीं रखा. नेक्स्ट है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर. ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर में
जहाँ हम पॉपुलेशन चेक करके 15, 10 और 7.5% ऑफ सैलरी निकालते हैं, उसका एक क्वेश्चन अभी अभी हमने देखा, नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर, जो हमने पहला क्वेश्चन आरएफए का किया था पिछले सेशन में, जिसमें कि हम ये देखते हैं व्हाट इज एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और व्हाट इज और 15% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लेस। तो इसका क्वेश्चन हम देख चुके हैं। एकोमोडेशन इन होटल, इसका क्वेश्चन आता बहुत रेयरली है बिकॉज यहाँ पे क्लॉजेस इतने सारे हैं कि नहीं आता, यूजुअली एकोमोडेशन नहीं आता। सो फर्निश्ड का हम क्वेश्चन देख चुके हैं, मीनिंग ऑफ सैलरी सब कुछ कैलकुलेट कर लिया हमने। सो आरएफए के लिए ये दो क्वेश्चंस क्वाइट सफिशिएंट है इफ यू विश टू जस्ट प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं, हम कर क्या रहे थे, हमने स्टार्ट किया था perquisites in any form taxable for all employees, किसी भी फॉर्म में हो बट ये सारे एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल हैं। यहाँ पर हम नहीं देखते कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हैं या नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हैं, ये होते क्या हैं ये तो हम आगे पढ़ेंगे, बट फिर भी यहाँ पर कोई कैटेगराइजेशन नहीं है और ये ऐसे perquisites हैं जो सारे एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आरएफए, रेंट फ्री एकोमोडेशन, जो हमने कर लिया। आगे sweat equity shares, value of interest free loan, use of movable asset, transfer of movable assets and others. So let's see. Sweat equity shares. Sweat equity shares होता क्या है, क्लास 12th में जब आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे होंगे ना, तभी आपने sweat equity shares पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ शेयर्स में। So I hope this known to everyone, but फिर भी मैं बता देती हूँ। sweat equity share, sweat यानी पसीना, तो वो इक्विटी शेयर जो आपको आपके पसीने बहाने के लिए कंपनी देती है, ठीक है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स जो होती है ये एम्प्लॉयज को मिलती है, ये एम्प्लॉयज को मिलती हैं क्योंकि उन्होंने खून पसीना बहाकर इस कंपनी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसकी वजह से द कंपनी हैज बीन एबल टू अचीव अ पोजीशन इन द मार्केट जहां इसके शेयर्स की कुछ वैल्यू है। तो आपको तोहफे में कंपनी आपके मेहनत के बदले कैसे रिवॉर्ड करती है, आपको तोहफे में कुछ शेयर्स दे देती है। अब ये जो शेयर्स होते हैं ये या तो आपको फ्री में दे देगी विच इज रेयर, या फिर आपको ये मोस्टली जो होता है कि जो भी शेयर्स की मार्केट वैल्यू हो ना, ये उससे आपको सस्ते में देती है ना। जैसे मार्केट वैल्यू मान लीजिए 100 रुपए है फेस वैल्यू शेयर्स की, और मार्केट वैल्यू है इसकी 1200 रुपए। तो आपके लिए, क्योंकि आपने खून पसीना बहाया है कि 100 रुपए का शेयर 1200 के में बिक रहा है मार्केट में, तो हम आपको ना इसको सस्ते में दे देंगे। अगर आप इसको लेना चाहें तो हम आपको ये 700 में दे देंगे, 600 में दे देंगे, राइट। So that is how sweat equity shares is usually traded. So sweat equity shares, अगर एम्प्लॉई को कुछ कंपनी का शेयर्स दिया गया है तो ये भी एक बेनिफिट है जो फ्री में दी गई है। अब इसका बेनिफिट इन द सेंस आपको एक एसेट दे दिया गया है। शेयर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, राइट, एसेट्स होते हैं। तो आपको एक एसेट दे दिया गया है, तो इस एसेट का भी आपको कुछ पोर्शन टैक्सेबल होगा। क्या पोर्शन टैक्सेबल होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स कितनी है वो माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। अगर मार्केट वैल्यू है 1200 रुपए और आपसे लिया गया है 700 रुपए, तो जो 500 रुपए है ना, जितना आपको बेनिफिट मिला है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जितना आपको बेनिफिट मिला है उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन, अगर कंपनी से आपने कुछ लोन लिया है, एम्प्लॉयर से आपने कुछ लोन लिया है और वो लोन जो है उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना। बैंक से लोन लेने पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन आप बैंक से नहीं, आप कंपनी से ले रहे हैं, और कंपनी जो है आपको, मान लीजिए वैसे तो कंपनी भी इंटरेस्ट चार्ज करती है, शायद बैंक से कम इंटरेस्ट चार्ज करे या ज्यादा करे, बट मान लीजिए आपकी कंपनी जो है आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है, तो फिर से एक बेनिफिट हो गया। किस चीज का बेनिफिट हो गया, इंटरेस्ट का बेनिफिट हो गया जी, पैसा मिल गया जिसपे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है ना। तो यहाँ बेनिफिट क्या है, यहाँ बेनिफिट है इंटरेस्ट। तो उस बेनिफिट के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितना, इंटरेस्ट का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा, उन्होंने तो हमसे इंटरेस्ट लिया नहीं, तो मेरी बेनिफिट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट जो आपको बेनिफिट हो रहा है वो है उस रेट पर which is charged by SBI on first day of the relevant previous year for similar type of loan, है ना। So rate charged by SBI on first day of relevant previous year for similar type of loan shall be the value of benefit and hence taxable, ठीक है। However, nothing shall be taxable अगर जो लोन है वो 20,000 रुपए से कम का लोन है,
या फिर जो लोन है वो किसी स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए दिया जा रहा है, जैसे कैंसर हो गया। नेक्स्ट, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। कई बार आप देखते होंगे ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनीज में कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ना लैपटॉप्स देती है यूज़ करने के लिए, एंड व्हेन यू चूज टू लीव द कंपनी यू विल हैव टू रिटर्न द लैपटॉप टू द ऑफिस। ऐसी बहुत सारी कंपनीज, ये तो सारी ही कंपनीज रादर फ़ोन देती ही हैं मोस्टली। सो अगर आपको कोई भी मूवेबल एसेट जो है वो यूज़ करने के लिए मिल रहा है, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, टेलीफोन हो, कुछ भी हो, अगर आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है, सिर्फ यूज़, ट्रांसफर नहीं, अभी यूज़ कर लो और कंपनी छोड़ोगे तो कंपनी को वापस करके जाना। अगर लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन इंक्लूडिंग अ मोबाइल फोन मिल रहा है तो इसका टैक्सेबल वैल्यू विल बी निल। व्हाई? बिकॉज फोन दिया जाता है तो उस फोन को हम स्विच ऑफ नहीं कर सकते, लैपटॉप दिया जाता है तो उस लैपटॉप पे हम और कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, सिर्फ ऑफिस का काम कर सकते हैं। तो मेरे को बेनिफिट तो कहीं मिला ही नहीं, ये जो है ये तो कंपनी दे रही है अपना ही काम करने के लिए, राइट? सो टैक्सेबल वैल्यू शुड बी निल। बट इसके अलावा कोई और एसेट्स दिया जाता है, then other than car, then the taxable value should be 10% of the actual cost or actual hire charges। जैसे ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑफिस में ब्लोअर्स होते हैं, दे कैन ब्रिंग इट होम। अगर आप जो ब्लोअर्स होते हैं उसको इशू करवा के अपने घर पे ले आते हैं या कोई भी और ऐसी चीजें, तो आपको 10% ऑफ दी 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट जो है उसके बेसिस पे टैक्स देना होगा। ये एक बेनिफिट है जो आप अपनी सुविधा के लिए, गर्म हवा के लिए, सर्दी को कम करने के लिए अगर ऑफिस से ले आए हैं मांगकर, तो दिस इज हाउ इट वुड बी ट्रीटेड। उस बेनिफिट का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि 10% होगा अगर कंपनी का वो ब्लोअर है तो, और जो कंपनी का ब्लोअर नहीं है, कंपनी खुद किराए पर लेकर चल रही है, तो एक्चुअल हायर चार्जेस जो है वो टैक्सेबल होगा। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ लोग घर ही लेकर चले गए हैं और आराम से अपने सामान के जैसे यूज कर रहे हैं। अगर जो मूवेबल एसेट्स हैं वो आपको ट्रांसफर कर दी गई है, मतलब यूज तक तो ठीक थी, अब वो आपकी हो ही गई है, आप कंपनी में रहे या ना रहे वो सामान आपको लौटाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो इस बेनिफिट का क्या पोर्शन टैक्सेबल होगा? Actual cost to the employer as reduced by the following % for each completed year during which the asset was put to use by the employer shall be taxable। shall be taxable मतलब अगर वो जो एसेट है वो 6 साल पुरानी थी कंपनी में, वो 6 साल पुरानी थी कंपनी में, 7वें साल में मैं लेकर जा रहा हूँ, तो जो कॉस्ट है उसकी माइनस डेप्रिसिएशन उस 6 साल का would be the amount of benefit that I have received, and the amount of benefit that I have received will be the amount taxable। अब डेप्रिसिएशन का ना रेट इन्होंने बता दिया है कि अगर कोई कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा 50% फॉर एवरी ईयर ऑन द बेसिस ऑफ WDV, रिटन डाउन वैल्यू। अगर गाड़ी है तो उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा 20% पर एनम ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू, और अगर कोई और एसेट है तो उसका डेप्रिसिएशन होगा 10% ऑन द बेसिस ऑफ SLM। अब ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स का भी ना क्वेश्चंस बहुत सेल्डम आता है, अगर आया तो आपने ये 3 रेट्स याद रखने हैं, 50, 20 और 10, जिसमें WDV पे यूज होता है 50 और 20, विच इज फॉर मोटर कार एंड कंप्यूटर रेस्पेक्टिवली, और बाकी किसी भी एसेट पर 10% पे SLM। इसके अलावा जो हमने अदर फ्रिंज बेनिफिट्स करके आपको दिया था ना ऊपर के स्लाइड में, perquisites in any form taxable for all employees के अंडर RFA था, स्वेट इक्विटी था, इंटरेस्ट फ्री लोन था, यूज ऑफ मूवेबल एसेट था, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स था, तो नीचे था अदर फ्रिंज बेनिफिट्स। अब वो अदर फ्रिंज बेनिफिट्स में ना आती तो बहुत सारी चीजें हैं, बट कुछ ऐसी चीजें मैंने अलग से आपको बताने का सोचा इस स्लाइड के थ्रू, जो कि क्वेश्चंस में बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होती हैं, जैसे कि गिफ्ट वाउचर और टोकन। अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, तो वो भी एक बेनिफिट है, घड़ी दे दिया। कौन किस चीज की घड़ी दे दी? उन्होंने मान लीजिए आपको रोलेक्स की घड़ी दे दी या फॉसिल की घड़ी दे दी। रोलेक्स की घड़ी जो 2-3 लाख रुपए की होगी मान लीजिए, या फॉसिल की घड़ी जो 10-15 हजार रुपए की होगी, तो ऐसे केस में वो जो आपको बेनिफिट मिला है 10,000, 15,000 या 2 लाख का, वो भी आपको टैक्सेबल होगा, वो भी आपको टैक्सेबल होगा।
बट उसका रूल क्या कहता है, उसका रूल कहता है पहला कि nothing shall be taxable if the value of such gift in aggregate during the previous year is up to rupees 5,000. अगर जो गिफ्ट है उसकी वैल्यू 5,000 से कम है तो फिर कुछ भी नहीं टैक्स करना, लेकिन 5,000 से ज्यादा है तो only in excess of 5,000 will be taxed. The amount only in excess of 5,000 should be taxable. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मान लीजिए 12,000 की घड़ी मिली है मुझे फॉसिल की एम्प्लॉयर की तरफ से गिफ्ट में, तो 12,000 की घड़ी में 5,000 तक का गिफ्ट तो अलाउड है, तो मेरा टैक्सेबल कितना होगा, ओनली इन एक्सेस ऑफ 5,000, यानी 12,000 माइनस 5,000 जो कि अलाउड है इज इक्वल टू 7,000 वुड बी द अमाउंट टैक्सेबल। 2 लाख की घड़ी मिली है मुझे रोलेक्स की मान लीजिए गिफ्ट में, तो 5,000 माइनस करके जो कि अलाउड है, फिर 1,95,000 would be the amount taxable. However, if the gift is by way of cash or check, then entire amount should be taxable. अगर जो गिफ्ट दिया गया है वो चेक में और कैश में दिया गया है तो भले 500 रुपए क्यों ना दिया गया हो, वो भी टैक्सेबल होगा। गिफ्ट हो तो इन काइंड हो, अगर इन कैश है तो वो टैक्सेबल होगा। फिर हम कोई 5,000 की लिमिट नहीं देखेंगे। फ्री मील्स, अगर आपको खाने को मिल रहा है, अगर आपको मुफ्त में खाने को मिल रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो उसका रूल क्या होता है, उसमें भी बेनिफिट, जितने का खाना मिला है उतना पैसा टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन उसका भी रूल क्या है, अगर आपको टी और स्नैक्स मिला है ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स तो चाय और कॉफी पर हम कोई पैसा टैक्स नहीं करते। क्यों मैडम, जब उधर पीछे गिफ्ट टैक्सेबल है उसको हम बेनिफिट मान लेते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन में इंटरेस्ट को हम बेनिफिट मान लेते हैं, तो इस खाने को क्यों नहीं मानते? बिकॉज अगेन, जैसे कंप्यूटर और लैपटॉप या मोबाइल आपको यूज करने के लिए कंपनी दे रही है, तो इसलिए दे रही है कि कंपनी का काम कर सको, वैसे ही टी और स्नैक्स जो होते हैं ना, इसमें बिकॉज ऑफ द कैफीन एलिमेंट इट कीप्स यू एनर्जाइज्ड, इट हेल्प्स यू वर्क मोर एफिशिएंटली। तो अगर आपको ऐसे tea या snacks so that you know your energy is maintained when you're working for 8 to 10 or 12 hours in the office, तो आप आउटपुट जो दे रहे हैं वो कंपनी को ही दे रहे हैं। सो अपने एम्प्लॉयज को एनर्जाइज रखने के लिए, रिफ्रेश रखने के लिए कंपनी टी और स्नैक्स देती है, इसलिए टी और स्नैक्स जो है वो अनलिमिटेड ऑफिस आवर्स में फ्री है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मील्स लेते हैं थ्रू नॉन ट्रांसफरेबल पेड वाउचर्स, आपको टोकन मिलता है, वाउचर मिलता है, और वो नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब आप किसी और को नहीं दे सकते, खुद जाके कैंटीन में खा लीजिएगा, ऑफिस के कैंटीन में। तो अगर उस वाउचर की वैल्यू 50 रुपए तक है फिर तो कुछ टैक्सेबल नहीं है, लेकिन 50 से ज्यादा का है, आप 130, 140, 150, 200, 250 रुपए का वाउचर दे रहे हैं, तो 50 रुपीज तक का अलाउड है, उसके बियॉन्ड का जो भी होगा ना वो टैक्सेबल होगा। 130 रुपए का वाउचर मिल रहा है आपको, तो 130 माइनस 50, 80 रुपीज शैल बी टैक्सेबल। कोई रिमोट एरिया है तो वहाँ खाने पीने की सारी चीजों पर कोई टैक्स नहीं देना अगर आपको मुफ्त में मिल रहा है तो। और इसके अलावा इफ देयर इज एनी अदर देन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द एम्प्लॉयर शुड बी टैक्सेबल। जैसे कि मान लो मील्स ही है और वो ट्रांसफरेबल पेड वाउचर्स हैं, दोज वाउचर्स कैन बी ट्रांसफर्ड, फिर चाहे वो 50 रुपए का ही वाउचर क्यों ना हो, 50 का है तो 50 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। That is it. Perquisites in any form taxable for all employees, इतना ही है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो होगा हमारा perquisites exempt up to limit for all employees, जिसके अंदर हम लीव, ट्रैवल कंसेशन और मेडिकल perquisite करेंगे। But let's try to do this in the next class. Until then, I would request all of you to revise the limits of allowances. अलाउंसेस जितने भी टाइप के हमने पढ़े थे उनकी जो भी एग्जेम्पशन लिमिट्स थी वो सारी चीज़ें रिवाइज करो, याद करो। एंड सिमिलरली आरएफए के भी या बाकी भी परक्विजिट्स के सबके रूल्स रिवाइज कर लो। स्वेट इक्विटी शेयर्स यूजुअली क्वेश्चन में नहीं आता, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन यूजुअली क्वेश्चन में नहीं आता, लेकिन यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स काफ़ी बार आता है, गिफ्ट काफ़ी बार आता है, फ्री मील्स काफ़ी बार आता है, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट भी बहुत सेल्डम आता है बट आ सकता है।
तो ये सारी चीज़ों की आप रिवाइज कर लीजिए एक बार. And in the next class we shall be doing perquisites exempt up to limit for all employees, which is LTC and medical